आज एक इंट्रोडक्शन क्लास की तरह हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर आपका जो जो आपने पढ़ा है उसकी चीजों पर देखेंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है तो उन चीजों पर देखेंगे, और देन स्पीड अप से फिर अपना सिलेबस पूरा क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी 2-3 दिन पढ़ने के बाद में क्या लगा भाई, एथिक्स कैसा सब्जेक्ट है? आसान है? अच्छा। लेकिन देखने से तो बड़ा आसान लग रहा है एथिक्स, वो भी बचपन में पढ़े हुए थे, है ना। और शुरुआत में तो यही लग रहा था कि भाई इस विषय में ऐसा क्या है, ठीक है, बहुत आसान होगा। अच्छा आप बताइए, क्या बचपन में जब आप एथिक्स के विषय पढ़ रहे थे, या एज इन मोरल साइंस के रूप में जब आप उसको पढ़ रहे थे, तो क्या कभी आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ रही थी? नहीं। इवन कई बार लगता था कि पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि पूछा गया चोरी करनी चाहिए, ठीक है, आंसर क्या देना है, नहीं करनी चाहिए, ठीक है। पता है कि हर चीज का एथिक्स में सबसे ज्यादा नंबर आते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय का जो क्वेश्चन का था, जो चीजें थी, जो छोटी छोटी बातें बताई जानी थी वो आसान थी, और कई बार सैद्धांतिक रूप से, सिद्धांततः हमें पता भी होता है कि हमें क्या चीजें करना है, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी जल्दी आइए। और ठीक है, चाहे ये विषय आपको किसी भी रूप में बताया गया हो, चाहे यह विषय किसी भी तरीके से समझाया गया हो, लेकिन आसान और टफ के चक्कर में हम नहीं पढ़ेंगे। हम बस चीजों को देखते जाएंगे कि किस तरीके से इसका सिलेबस है, क्या इसका पाठ्यक्रम है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और धीरे 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 इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है आसान, ठीक है। कैसा सब्जेक्ट है? आसान सब्जेक्ट है। आसान इस रेफरेंस में है कि इससे पहले कोई भी विषय पढ़ा है, या कोई भी विषय आपने इससे पहले कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाता, या मान लेते हैं ज्योग्राफी पढ़ाता, या पॉलिटी पढ़ाता, तो इसमें आप कह सकते थे, या कोई भी विषय, तो आप कह सकते थे कि सर कोई भी जो विषय है इसका बैकग्राउंड में हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, ठीक है, या थोड़ा बहुत इन सब विषयों के बारे में आप पहले से ही इनका विषय या इनका सब्जेक्ट मैटर क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे इतिहास पढ़ने से पहले ही हमें पता होता है, सामान्य बातें पता होती हैं कि उसमें हम क्या पढ़ेंगे, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये सारी विषय। ज्योग्राफी में भी मोर और लेस हमें विषय क्षेत्र पता है, ठीक है, कोई भी विषय हो। जैसे मैंने कहा कि इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का विषय क्षेत्र आपको पता होगा कि उसमें क्या क्या कंटेंट पढ़ने हैं। थिक्स के साथ में क्या है कि इसमें अभी हमें कोई आइडिया नहीं, और किसी को भी आइडिया नहीं, अगर विदाउट सिलेबस, है ना, अगर पाठ्यक्रम की बात ना की जाए तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड में या कौन सा विषय आपको पढ़कर आए हैं, इसका कोई बहुत ज्यादा यहां पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा, इसके पहले भी बेटा आराम से, इसके पहले भी जैसे मान लेते हैं क्लास में भी 2-3 तरीके के लोग हो सकते हैं। किसी का ये पहला सब्जेक्ट हो सकता है, यहीं से उन्होंने तैयारी स्टार्ट की हो, किसी का ये लास्ट सब्जेक्ट हो सकता है, और किसी का ये बीच का सब्जेक्ट हो सकता है। तो कई बार आपसे लोग कह सकते हैं कि सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लो, तब क्या पढ़ो, एथिक्स, तभी समझ में आएगा। ये भी बात सही है। कई बार लोग कह सकते हैं कि ठीक है, एथिक्स एक ऐसा विषय है जिस जिस विषय के साथ में पहले का कोई बैकग्राउंड होना जरूरी नहीं है, तो कोई भी फ्रेशर इसको क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है एक विषय के रूप में। तो संभावनाएं कितनी भी चीजें हो, ठीक है, आपकी जो पोजीशनिंग है कोई भी हो, ये अगर आपके लास्ट विषय के रूप में है तो भी अच्छा है, ये आपका मिड सब्जेक्ट है, यानी कि इसके बाद भी आपको जीएस के सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो भी ठीक है, और अगर आपका फ्रेश सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट्स, तो भी ठीक है, तो भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, लास्ट सब्जेक्ट के रूप में अगर होता, तो जैसे जीएस का ये 4th पेपर है, तो आपको लगता है कि ये कंप्लीटनेस का सेंस वहां पर आ गया है, बाकी इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इसको सब्जेक्ट के रूप में थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, अप्रोच को देखने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से हमें इस विषय को क्या करना है, देखना है। चलिए, तो इस सब्जेक्ट का जो नाम है, ठीक है, वहीं से स्टार्ट करते हैं
सब्जेक्ट का नाम क्या है? एथिक्स, इंटेग्रिटी, ठीक है, और क्या नाम है? दैट इज एप्टीट्यूड। क्या नाम है? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और ये किस रूप में आएगा? जीएस के फोर्थ पेपर के रूप में। जीएस के फोर्थ पेपर के रूप में आएगा। किन किन एग्जाम्स में? ये यूपीएससी, सीएससी में और यूपी पीसीएस में। एथिक्स के कुछ पार्ट एमपी पीसीएस में भी आते हैं। एथिक्स के कुछ पार्ट कहां पे आते हैं? राजस्थान में भी आते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स के रूप में या कुछ उसमें चीजें वहां भी आपको मिले, ठीक है। तो फिलहाल हम दो फ्रेम में देखेंगे, यूपीएससी सीएससी के फ्रेम में और फिर किस में देखेंगे? यूपी पीसीएस में। नाम क्या है? इथिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? नीति शास्त्र। कई बार हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नैतिकता भी बोलते हैं, ठीक है। कई बार तो नीति शास्त्र, एथिक्स और नैतिकता दो अलग अलग शब्द हैं, ठीक है। नैतिकता के लिए एक शब्द इंग्लिश में यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मोरालिटी, ठीक। एक शब्द यूज करते हैं जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोरालिटी। तो एथिक्स और मोरालिटी, क्योंकि एथिक्स का मतलब भी एक हिंदी अनुवाद हम लोग क्या लेते हैं? नैतिकता। और मोरालिटी का भी क्या करते हैं? नैतिकता। तो क्या एथिक्स और मोरालिटी एक है? देखेंगे, है ना। क्या एथिक्स और मोरालिटी एक है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे जब हम सिलेबस को धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। फिलहाल एथिक्स का जो नाम यहां पर है वो क्या है? नीति शास्त्र है, ठीक। इंटीग्रिटी का जो शब्द का जो हिंदी है दैट इज क्या है? सत्यनिष्ठा, ठीक। और एप्टीट्यूड शब्द का जो मतलब है दैट इज, इसको क्या बोलते हैं? अभिरुचि, ठीक है, पहली बार सुना होगा, ठीक है। अभिरुचि, या इसको हिंदी में कहते हैं क्या? अभिक्षमता, ठीक है। तो अगर पेपर के रूप में आप देखें तो एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड ये शब्दों का एक क्या है? कलेक्शन, है ना। शब्दों का एक क्या है? कलेक्शन। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्स को एक जगह कलेक्ट करके एक सिलेबस के रूप में क्या किया गया है? वहां पर दिखाया गया है, दैट इज कॉल्ड एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ठीक है। अब जो पहली बात है कि व्हाई एथिक्स इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। सिविल सर्विसेज में यानी कि सिविल सेवा परीक्षा में एथिक्स को एक विषय के रूप में क्यों रखा गया? क्योंकि अच्छा, ये कब रखा गया? 2013 में। कब रखा गया? 2013 में, ठीक है। सिविल सेवा परीक्षा को मतलब एथिक्स के पेपर को रिवाइज किया गया, सिलेबस को रिवाइज किया गया। कब रिवाइज किया गया? 2013 में। लेकिन क्यों रिवाइज किया गया? जैसे मैथ को रख देते या कोई ऐसा विषय रख देते, तो जैसे अगर मैथ सब्जेक्ट आता तो हो सकता है कि आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी को चेक करना चाह रहे हैं। इंग्लिश अगर रख देते तो हो सकता है कि आपकी इंग्लिश की योग्यता को चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है। कोई और विषय रख देते। एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड पूरा का पूरा पेपर, और सिर्फ रखा ही नहीं गया। आप देखिए, अगर जीएस पेपर 1 को देखें तो जीएस पेपर 1 में कितने सब्जेक्ट हैं? 3। कितने सब्जेक्ट हैं? 3। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी। हिस्ट्री अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट, ज्योग्राफी खुद इतना बड़ा सब्जेक्ट, तीनों को मिलाकर जो नंबर दिए गए वो कितने? 250, ठीक है। अकेले एक पेपर को बनाया गया और उसमें कितना नंबर बनाया गया? 250। वैल्यू आप समझ रहे हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी से ज्यादा वैल्यू किसको दी जा रही है? एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। बात समझ में है? या मार्किंग के बेसिस पे भी आप देखें, आप इतिहास, भूगोल और इंडियन सोसाइटी तैयार करिए एक तरफ, आप एथिक्स को तैयार कर लीजिए एक तरफ।
जब 3 विषय तैयार करेंगे तब आपका कितने नंबर तैयार होंगे? 250 नंबर। और आप एक विषय तैयार करेंगे और आपके कितने नंबर तैयार होंगे? 250। बात समझ में? और मेंस में लिखने पर सबसे ज्यादा वहां पर मार्किंग ही तो है, नंबर्स कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर क्या कर सके। खैर, इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो अभी हम देखेंगे। इसके क्या लाभ है, इस विषय का क्या लाभ है और कितने तरीके से बेनिफिट है वो अभी हम देखेंगे। लेकिन इसको मतलब क्या लगता है एक विषय के रूप में? बेटा ये आवाज इतनी कहां से आ रही है? ठीक है, एक विषय के रूप में, एक विषय के रूप में आखिर इथिक्स को क्यों सिलेबस के रूप में क्यों ऐड किया गया? क्या कारण था? चलिए, यही एक कारण है भाई। पब्लिक सर्वेंट तो है तो ठीक बात है, आप एज एन ह्यूमन बीइंग भी आप दूसरों के साथ में इन ह्यूमन बिहेवियर नहीं कर सकते। अमानवीय व्यवहार तो आप चाहे सिविल सर्वेंट हो, सिविल सेवक हो या ना हो, इनह्यूमेन, इनह्यूमेन का मतलब अमानवीय, अमानवीय व्यवहार आप वैसे भी सामान्यता नहीं अच्छा माना जाता। ठीक है, तो अमानवीय व्यवहार तो आप वैसे भी, लेकिन ठीक बात है, शायद यही एक कारण रहा होगा, आपका अपना परसेप्शन है, अच्छी बात। कोई और बता सकता है कि आखिर इसको एज ए पेपर के रूप में क्यों शामिल किया गया? अच्छा ये बताइए, ये जो आप मुझे एग्जाम्पल दे रहे हैं, बता रहे हैं, ये ज्ञान यूपीएससी को 2013 में ही आया? नहीं तो कुछ तो हुआ होगा, है ना? जैसे ये बातें जो आपने अभी मुझे बताई है ना, सही बात है दोनों लोगों ने, ठीक है, आप अनामिका ने, अच्छी बात है। बस मैं इसे पूछ रहा हूं, आप सोचिए ये जो बातें हम कर रहे हैं, क्या ये बातें 2013 में, क्योंकि भाई एक सिविल सर्वेंट के तौर पे जो क्वालिटी 2013 में होनी चाहिए थी, आज होनी चाहिए थी, वो पहले ही होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये जो बातें हो रही हैं ये अचानक से उठी क्यों? हम्म हम्म चलिए ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत आपने समझा कि आखिर इस विषय को ऐड क्यों करना पड़ा, या सिलेबस में एक पेपर को इतनी ज्यादा ग्रेविटी क्यों देनी पड़ी, जहां पर हिस्ट्री को या ज्योग्राफी को जो उससे बड़े या उससे पहले के एग्जाम्स में आप देखिए कि अगर उससे पहले के सीनियर्स से आप मिले होते तो वहां पर क्या बता रहे हैं कि इतिहास ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज्योग्राफी को ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है, या ऐसे विषयों को, उनको एक पेपर में 3 विषयों में, या आप देखिए कि पॉलिटी और गवर्नेंस इसका एक पेपर, आप थर्ड पेपर देखिए उसमें मैक्सिमम 5-6 सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, और एक विषय को अलग कर दिया गया और सबसे ज्यादा नंबर। तो कुछ इसमें बात जरूर है, कुछ इसकी जरूरत थोड़ा सा अलग है, और जैसा चीज हम समझ रहे हैं सामान्यता शायद उतनी मामूली बात ये नहीं है, कुछ और है। अब उस कुछ और को समझते हैं, यानी कि एथिक्स को शामिल करने का एक पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, इसका क्या बैकग्राउंड है। अभी आप देखिए कि सिचुएशन कैसी हो रही थी, थोड़ा सा हिस्टोरिकली चीजों को जाए, कुछ इवेंट को याद करने की कोशिश करें, कुछ घटनाओं को याद करने की कोशिश करें। आप देखिए 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना, देश आजाद हो गया, प्लानिंग कमीशन आई, नीतियां बनना शुरू हुई, नीतियों के लिए प्लानिंग का तरीका अपनाया गया, और पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर प्लान के तहत हमने डेवलपमेंट के मॉडल अपनाए। ये सारी चीजें ठीक चल रही थी। इसी बीच में आप दूसरा स्टेज देखिए 1990 का। अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ कि इंडिया में आर्थिक तौर पर या इकोनॉमिक तौर पर समस्याएं आना क्या हुआ, शुरू हुआ, और शुरू हुआ, और उसी के मेजर्स के रूप में यानी कि सॉल्यूशन के रूप में हमने 1991 में एक कॉन्सेप्ट या इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, और उसका मॉडल क्या रखा, एलपीजी। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हम अपने आर्थिक सुधारों को या अपनी आर्थिक स्थिति को और क्या करें, बेहतर। इसी समय आपने देखा होगा कि इसी 1991 और इसी एलपीजी के मॉडल में आपको ध्यान होगा, जब आपने इकोनॉमी पढ़ा होगा, कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के साथ में हमें इंटरेक्शन करना पड़ा। किसको इंटरेक्शन करना पड़ा? भारत को। और आपने सुना होगा, अगर आपने इकोनॉमी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के जरिए कई प्रकार की कंडीशंस
लगाए गए या कहा गया कि आप अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको लिबरलाइज करिए, है ना, उसमें क्या करिए, उसमें लिबरलाइजेशन या वैश्विक पूरा जो मार्केट है वो वैश्विक के मतलब इससे मार्केट से उसको जोड़ने का प्रयास करिए। लाइसेंसिंग सिस्टम आपके यहाँ बहुत है, इंस्पेक्टर राज है, हर चीज के लिए आपके यहाँ परमिशन की व्यवस्था है, परमिट लेना पड़ता है, परमिशन लेना पड़ता है, इसको लाइसेंसिंग करिए। और इसी बीच में एक बात हो रही थी, दैट इज एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, दैट इज उसका क्या नाम था, गुड गवर्नेंस का। आप देखिए कि जब आप गवर्नेंस को आप पढ़ेंगे तब आप वहां पर वर्ल्ड बैंक का एक डेफिनेशन देखेंगे गवर्नेंस में जो 1992 में दिया गया। गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, ठीक है। और जब गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी इसका मतलब यह है कि शासन को बेहतर करने की बात, यानी कि शासन में किसी ना किसी प्रकार के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आने चाहिए, ठीक है। अब आप देखिए कि ये जो गुड गवर्नेंस की बात हो रही थी, इस गुड गवर्नेंस की चीजों को लेकर हमने 92, 93, 94 से काम करना क्या किया, शुरू किया। और शुरू करते करते 2004-5 तक आए चीजों के साथ में। अब आप देखिए इसी के रेफरेंस में 2005 में 2005 में 2005 में एक कमीशन बैठी, ठीक है, जिसको बोलते हैं सेकंड एआरसी। जिसको क्या बोलते हैं, सेकंड एआरसी, ठीक है। एआरसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जिसका क्या नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, और जिसको कहते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। जिसका काम क्या था कि प्रशासन की कमियों को या प्रशासन में जो हो रही कमियों को उनको क्या करना, देखना, ठीक है। तो सेकंड एआरसी की जो रिपोर्ट्स आई प्रशासनिक सुधार आयोग, तो 2006 से लेकर 2009 के बीच में इस आयोग ने कितने रिपोर्ट दिए सरकार को, 15। कितने रिपोर्ट दिए, 15। अच्छा, ये प्रशासनिक सुधार की बात कर रहे हैं ना, प्रशासन में एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म की बात आ रही है, और उसमें इन्होंने इसके लिए सेकेंड एआरसी ने कितनी रिपोर्ट दिए, 15। इसी में एक रिपोर्ट है जिसका नाम है रिपोर्ट 4, जिसका नाम दिया गया, जिस रिपोर्ट का नाम था एथिक्स इन गवर्नेंस, है ना। उस रिपोर्ट का कई सारे रिपोर्ट्स थे, उसमें एक रिपोर्ट का नाम था, क्योंकि 15, ठीक है, जब आप प्रशासनिक सेकंड एआरसी की रिपोर्ट्स को जब आप कहीं गूगल सर्च करेंगे तो 15 रिपोर्ट्स आपको दिखेंगे। ये गवर्नेंस के लिए कई बार बोला भी गया है कि गवर्नेंस के लिए आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसमें रिपोर्ट 4 है, रिपोर्ट 4 का जो हेडलाइन है वहां पर दैट इज लिखा है एथिक्स इन गवर्नेंस, यानी कि प्रशासन में नैतिकता, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और ध्यान से देखें, एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, ये सेकेंड एआरसी के किस रिपोर्ट का नाम था, रिपोर्ट 4। सेकेंड एआरसी का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, जो प्रशासन में चीजों में देख रहा हो कि क्या सुधार करने की क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि अच्छा शासन लाने की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, बेहतर शासन की बात हो रही है, ठीक है, चीजों के इंप्लीमेंटेशन की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है, तो कहा गया कि एथिक्स इन गवर्नेंस। अब सोचिए, गवर्नेंस यानी कि शासन चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की, किसकी है, गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट में किसकी है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, गवर्नमेंट में किसकी है, कार्यपालिका की, है ना, किसकी है, एग्जीक्यूटिव की, ठीक। और एग्जीक्यूटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं राजनैतिक कार्यपालिका, और इधर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव,
ये सबको पता है ना, सबको पता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव यानी कि प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका ठीक। अब रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस, प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा, यानी कि प्रशासनिक रिफॉर्म की चीजों को देख रहा होगा। अब यहां पर राजनीतिक कार्यपालिका का काम क्या होता है, नीतियों का या पॉलिसीज का क्या होना, बनना, नीतियों का बनना, और नीतियों को जो लागू करने का जो काम है वो किसका है, प्रशासनिक कार्यपालिका का काम है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रशासन में जो नीतियां यानी कि जो पॉलिसीज ऑफ द जो गवर्नमेंट है उसमें जो कमियां दिख रही हैं, ठीक है, वो कमियां कहां दिख रही हैं, वहां पर प्रशासन में। ठीक है, हो सकता है कि पॉलिसीज के लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का विल पावर वहां पर एक फैक्टर के रूप में काम करता हो कि राजनीतिक जो कार्यपालिका है वही डिसीजन नहीं ले रही, लेकिन एक दूसरा फैक्टर वहां पे काम कर रहा था, दैट इज प्रशासनिक कार्यपालिका। और प्रशासनिक कार्यपालिका में बहुत प्रकार की समस्याएं दिखी, ठीक है, जिसमें सुधार के लिए रिकमेंडेशन किए गए, दैट इज रिपोर्ट फॉर दैट इज एथिक्स इन गवर्नेंस। ठीक है, क्या कमियां दिखी जब इस प्रशासनिक कार्यपालिका के बारे में जानकारी लेने की कोशिश हुई, तो किस प्रकार की आपको कमियां वहां पर उस समय दिखी, क्या कमियां दिखा। सबसे पहला जो कमी वहां पर दिखा यानी कि दैट इज मिस यूज ऑफ पावर, है ना। जो ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट है, कई मामलों में देखा गया कि शक्तियों का वहां पर क्या हो रहा है, दुरुपयोग, मिसयूज ऑफ पावर। और क्या कमियां दिखी, दूसरा दूसरा क्या आपको दिखा होगा, दैट इज करप्शन। दूसरा क्या वहां पर दिखा, करप्शन। ठीक है, कि अब नीतियों का, क्योंकि 1990 में इंडिया की हालत, गुड गवर्नेंस, उसके पीछे का कई सारे फैक्टर, लेकिन एक फैक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि पॉलिसी का इंप्लीमेंटेशन चूंकि मेजर फैक्टर के रूप में आ रहा है, और उस पॉलिसी के इंप्लीमेंटेशन में सबसे बड़ा जो रोल है वो किसका है, सिविल सर्वेंट। तो अदर फैक्टर्स क्या हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स में और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं, 15 रिपोर्ट्स हैं, अदर फैक्टर्स पे सरकार काम करेगी, लेकिन एक फैक्टर के रूप में कि जो हमारे अधिकारी हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, उनमें कुछ समस्या है ना, उसमें क्या है, उसमें कहीं ना कोई कुछ ना कुछ क्या है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसी दिख रही है कि पावर का मिसयूज हो रहा है, जो शक्ति है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है किसी भी तरीके से। करप्शन में इन्वॉल्वमेंट, भ्रष्टाचार में जो इन्वॉल्वमेंट है वो क्या है, ज्यादा है। और वो करप्शन किसी भी तरीके का है, चाहे वो नेग्लिजेंस का माध्यम है, चाहे वो ब्राइबरी का तरीका है, चाहे वो ड्यूटीज का एक्सप्लॉयटेशन है, किसी भी तरीके से, लेकिन वो करप्शन वहां पर क्या हो रहा है, दिख रहा है। और क्या दिख सकता है, और क्या दिख सकता है वहां पर, ठीक है, एक तो ड्यूटीज का नेग्लिजेंस, ठीक है, जो कर्तव्यों का जो काम करना था, जो ड्यूटीज थे वो सही टाइम पर वहां पर काम ना होना, टाइम ओरिएंटेड काम ना करना, समय सीमा के भीतर काम ना करना, राइट बेनिफिशियरी के लिए चीजों को ना देखना। ठीक है, तो ऐसे कई सारे उसमें प्रॉब्लम दिख रही थी। एक प्रॉब्लम जैसे दिख रहा था, दैट इज नेपोटिज्म। हाँ, भाई भतीजावाद। हाँ, जैसे अगर मैं डीएम हूं, या मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी हूं, या मैं क्या कहते हैं सीनियर ब्यूरोक्रेट हूं, तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने ड्यूटीज में, अपने कार्यालय में, अपने ऑफिस में, या कोई भी प्रोजेक्ट जो मिलना होगा, जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, जो टेंडर्स वगैरह हैं, तो जाहिर सी बात है वो मैं अपने रिश्तेदार, और अगर फायदा नहीं होता तो आपके सिलेक्शन के बाद ये जो आपके रिश्तेदार या जो बाहरी लोग जो उस दिन बनते हैं, कुछ लोग तो हमेशा हैं, और उस दिन ये जो आज वाले लोग हैं ये पीछे हो जाएंगे, उस दिन वाले सबसे पहले निकल कर आएंगे कि मैं तो जानता ही था और मैं तो वेट ही कर रहा था कि आज ही रिजल्ट आएगा। सबसे पहले मिठाई लेके भी वही पहुंचेंगे, और ये सब पीछे हो जाएंगे, पेरेंट्स और जो आपके फ्रेंड, जो क्लोज अच्छे फ्रेंड हो।
उस दिन वो सबसे अच्छे होंगे। तो नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये भी चीजें दिखी, इससे वो जो चीजें थी, ठीक है। फिर उसमें देखा बहुत सारी समस्याएं कि शासन में ट्रांसपेरेंसी का चीजें हैं, शासन में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ये और ऐसे कई सारी चीजें देखी। इसका मतलब क्या था कि हमें गवर्नेंस के मॉडल को बेहतर करना है। इस वजह से एक विषय के रूप में आप देखिए कि गवर्नेंस सब्जेक्ट क्या किया गया, जोड़ा गया। और दूसरा आप देखिए कि इसमें जैसे कुछ विषय ऐसे हैं जैसे मिसयूज ऑफ पावर, ठीक है, ये जो मुद्दा है, या करप्शन का मुद्दा है, या ड्यूटीज के नेग्लिजेंस का मुद्दा है, या इस तरीके के भाई भतीजावाद का मुद्दा है, ये आप बताइए इसकी समस्या का कोर क्या है। हाँ, उस व्यक्ति का कि वो किस तरीके से थॉट या किस तरीके से अपनी चीजों को क्या कर रहा है, वहां पर देख रहा है। बात समझ में, इसका कोर क्या है, यही चीज कि आप जब जब सामान्यतः जैसे मैं आपसे पूछूं, बताइए कि अगर आपको 100 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो क्या करेंगे। ये बहुत प्रैक्टिकल आंसर है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः अभी मैं पूछूं कि 100 करोड़ रुपए दे दिए जाए तो क्या करेंगे, तो सबसे आदर्श उत्तर क्या है कि सर समाज सेवा करेंगे, गरीबों में बांट देंगे। मैं कहूं अभी मैं दे रहा हूं, तब सिचुएशन क्या होगी कि अगर मिलने वाला है पहले रुक जाइए, प्रायोरिटी पहले सेट कर ले, पहले देख लें कि क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो कई बार जब आपको पावर्स या कई बार आपको शक्ति मिलती है तो उसका आप किस तरीके से वहां पर यूज करते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं, वो चीजें दिखती हैं। तो अच्छा, इसका कारण भी जैसे करप्शन, करप्शन में कहा गया, जब पूछा गया कि भाई भ्रष्टाचार में आप क्यों इन्वॉल्व हैं, तो कहा गया कि हमें जानकारी नहीं थी कि ये काम करप्शन में आता है। तो कहे कैसे, तो कहे पैसे ना लेना की बात तो ठीक था, लेकिन गिफ्ट नहीं लेना ये हमें पता नहीं था। बात समझ में है, गिफ्ट ना लेना ये हमें पता वहां पर नहीं था, गिफ्ट लेना भी करप्शन है ये हमको नहीं पता। तो ऐसे कई सारी चीजें आई और वहां पर कहा गया, कई बार कहा गया कि इस चीज के बारे में हमें जानकारी नहीं थी, या इस चीज का ये चीजें होगा, या इसका ऐसे प्रोसेस होता है, इस चीज की हमें जानकारी नहीं थी। कुल मिलाकर बातें ये हुआ कि जो ऑफिसर हैं या सिविल सर्वेंट हैं, वो उनमें कहीं ना कहीं एथिकल जो वैल्यूज हैं या जो एथिक्स की जो चीजें हैं उसमें क्या है, कमी है, ठीक है। तो जहां हम गुड गवर्नेंस पे काम कर रहे हैं, जहां हम ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिटीजन सेंट्रिक, इन सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, वहीं साथ साथ में हमें अपने सिविल सर्वेंट के बिहेवियर यानी कि उनके थॉट प्रोसेस, उनके एक्शन, उनके रिएक्शन, उनके इन सब चीजों पर यानी कि उनके शासन प्रशासनिक जो कम से कम एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है उसके बारे में उन्हें जानकारी होनी चाहिए, उसके जब बारे में कम से कम उन्हें नॉलेज होना चाहिए। इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि जिस नॉलेज की बेसिस पर हम उन्हें क्या कर सकें, ट्रेंड कर सकें, और उस ट्रेनिंग के बाद या उस प्रशिक्षण के बाद में फिर वो एक बेहतर अधिकारी के रूप में या एक अच्छे क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासक के रूप में वहां पर क्या हो, दिखे। तो आप देखिए कि 2005 से वो सेकेंड एआरसी आई और उन्होंने रिपोर्ट कब तक दिया, 2009 तक। तो जाहिर सी बात है उस पर डिस्कशंस हुए होंगे, उसके चीजें हुई होंगी, और उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए उस शासन में, उस एथिक्स इन गवर्नेंस उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, उसमें सबसे और आसान तरीका यही था कि सिविल सर्विसेज, बहुत सारे तरीके होंगे शासन में गवर्नेंस के तरीके को लाने के लिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए कई सारे काम किए गए, आपने पढ़ा होगा, जैसे आरटीआई जैसे एक्ट तो पहले से 2005 से ही आ गए, ठीक है। ऐसे क्या कहते हैं सोशल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है या इन सब चीजों का जो कॉन्सेप्ट है, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के बहुत सारे। सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे कीजिए, तो ट्रेनिंग पीरियड में इन सब सारी चीजों का होना, और एक होता है कि बाई बॉर्न या एबिलिटी के तौर पर, एक पर्सनालिटी के तौर पर एथिकल होना। जैसे मैं आपसे पूछूं चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए भाई,
चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। मौका मिले तब, मौका मिलेगा तब, आपको मौका मिले तब, तब सोचेंगे। मामला 100-50 का नहीं है। हाँ, 5-10 लाख का है। ठीक है, आपको एक मोबाइल या एक घड़ी बहुत अच्छी लगी, उस समय कमरे में रखी हुई थी, जब आपने प्रेजेंट वहां पे किया, मौका आपके पास में है, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उस दिन के बाद आपको कोई जानने वाला नहीं है, आप वहां से जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, वो तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये इसको कहते हैं सिद्धांततः नैतिकता होना। व्यवहारिक पता नहीं, जब अवसर मिलेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, तो सिद्धांततः तो बचपन में सोसाइटी से, फ्रेंड से, फैमिली से, और जैसे आप देखिए, और यही कारण था कि हमारे अंदर एथिकल आइडियलिज्म तो था ही, एथिक्स की समझ तो हमारे अंदर पहले से ही थी। अब वही मैंने अभी से आपसे पूछा, किसी को मारना चाहिए? मारना चाहिए नहीं, देखिए जानते हैं, लेकिन कोई आपको मारे तब देखिए, तो पहला वाला गलत हो गया ना। आएंगे देखिए, इस विषय के साथ में मैं अभी बताऊंगा कि हाउ टू रीड एथिक्स। बहुत सारे भ्रम और बहुत सारे बिलीफ और बहुत सारे थॉट जो क्या है, वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे डगमगाएंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा चीजें होंगी इसमें, लेकिन कुछ बेहतर निकल कर आएगा। कुछ चीजें, जैसे मैं आपको एक ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, सोचिए इसमें इसमें डिसीजन आप लेंगे कैसे? जैसे ट्रेन जा रही है, ठीक है, और एक पटरी है, ठीक है, पटरी पर ट्रेन जा रही है, उस पर 5 लोग क्या कर रहे हैं वहां पर काम, या 5 या 6 लोग काम कर रहे हैं। फिर उसी पटरी से अटैच, जैसे आपने देखा हो ना जंक्शन में कई सारे पटरियां एक दूसरे से क्या होती हैं, अटैच होती हैं। अब पता चल रहा है कि वो ट्रेन को मूव करने के लिए या दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए होती हैं। ठीक है, ट्रेन का जो स्विच है वो आपके पास में है, मतलब आप उसको, उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, आप उसको रोक नहीं सकते, केवल डायरेक्शन करने का आपके पास पावर है। ठीक है, वो जो 5 लोग काम कर रहे हैं, वो उसी पटरी पर काम कर रहे हैं जिस पटरी पर वो ट्रेन क्या हो रही है, आ रही है। और चूंकि उन लोगों ने कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट, जो टेक्नोलॉजी, गाने वाने सुनने के लिए, वो उसको यूज कर रहे हैं, तो उनको पता नहीं चल पा रहा है कि ट्रेन उधर से आ रही है कि नहीं, और ट्रेन बहुत स्पीड से आ रही है। अब आप क्या करेंगे? स्विच आप लोगों के हाथ में है, क्या करेंगे? हाँ, दूसरे पटरी पर चली जाएगी। हाँ हाँ, वो सेफ है। देखिए, उतना ही तर्क लगाइए जितना मैं बता रहा हूं, कोई कंडीशन अपने तरफ से नहीं ऐड करना है ना, उतना ही सोचना है, नहीं तो ये फिर। हाँ, तो आप लोग क्या कर देंगे? स्विच करेंगे? आसान है भाई, 5 लोगों की जिंदगी का मामला है, क्या कर देंगे, स्विच को चेंज कर देंगे दूसरे पटरी पर। थोड़ा सा कंडीशन टफ करते हैं। नहीं, स्विच है, हमेशा स्विच रहेगा, क्योंकि निर्णय यही यही है, हमेशा स्विच आपके पास रहेगा, यही तो समझाना है एथिक्स एज ए सिविल सर्वेंट, यही तो ये सब्जेक्ट है। स्विच रहेगा हमेशा, डिसीजन मेकिंग पावर हमेशा रहेगा आपके पास। अब देखते हैं, दूसरी पटरी पर एक व्यक्ति है, पहले वाले पर कितने लोग हैं? 5। दूसरे पर कितने लोग हैं? 1। अब आप क्या करेंगे? चलिए, ठीक है, 5 लोगों को जो जिंदगी बचाना था वो ज्यादा जरूरी था 1 लोगों की अपेक्षा। चलिए वो हटा देते हैं। मैंने कहा अपने मन से, ये कोई बेटा, ये कोई वो नहीं है, है ना, जहां पे लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चन घरों वरों में पूछे जाते हैं ना, क्या ऐसे की चीजों में, तो ऐसा कोई वो चीज नहीं। बस आपको समझना है कंडीशन। वो उन्हें दिख रहा है कि ट्रेन बहुत तेज, मैं कह रहा हूं कि ट्रेन की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक है, ठीक है, और अंधेरा था, किसी भी तरीके से, मतलब आप व्यक्ति को पटरी से नहीं हटा सकते, ट्रेन के डायरेक्शन को ही क्या कर सकते हैं, चेंज। चलिए, अभी दूसरे कंडीशन में आपने कहा कि वहां पर उस व्यक्ति के साइड में आप स्विच चेंज कर देंगे जिधर एक व्यक्ति है। चलिए कंडीशन चेंज करते हैं, वो जो एक व्यक्ति है वो आपके परिवार का कोई व्यक्ति है। कितने लोग? देखिए,
यहां पर मेजॉरिटी डिसीजन नहीं लेना है, आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं, है ना? बताइए उसमें किसी के भी मतलब, ठीक है, मैं ऐसे सिचुएशन आपके बहुत क्लोज रिलेटिव, क्लोज कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसी चीजें, ठीक है, वो एक व्यक्ति है, उधर 5 लोग हैं जिनसे आपको कोई मतलब नहीं है, आज तक जानते भी नहीं, पहली बार देख रहे हैं, और स्विच आपके हाथ में है, जिधर आप स्विच करेंगे उधर ट्रेन उस ट्रैक पर चली जाएगी। अब आप बताइए क्या करेंगे? कितने लोग, जो एक मतलब जो व्यक्ति है उस तरफ स्विच करेंगे? और कितने लोग उधर? बाकी सब लोग उधर ही करेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। देखना है, यही है चीजें, ठीक है? ये जो हम सोच रहे हैं, क्या वही हम कर पाएंगे व्यवहारिक तौर पर? ठीक है, जब समस्या आएगी, ठीक है, तब क्या हम वो डिसीजन ले पाएंगे? और शायद यही समस्या थी, इसी वजह से आप देखिए, अभी मैं आगे आपसे डिस्कशन करूंगा इस पेपर की स्पेशलिटी क्या है, ठीक है? शायद जिस तरीके से हम चीजों को देख रहे थे वैसा नहीं है। तो आपने समझा ये सारा गेम किसका है? डिसीजन। शुरुआत में कितना आसान था, धीरे धीरे चीजें क्या होती गई, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में जब क्या सही क्या गलत, ये जो फैसला लेना होता है, जहां पर एक तरीके से ना, जब आप खुद में ही एक अंतर्द्वंद में होते हैं कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा डिसीजन नहीं। ये बताइए, चोरी करना गलत है ना? लेकिन भूखे व्यक्ति के लिए एक रोटी की चोरी करना, अब बताइए, तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूखे व्यक्ति को खिलाने के लिए, या उसी व्यक्ति ने खुद खाने के लिए अगर चोरी कर ली, उतनी ही चोरी की जितना उसको जरूरत थी, तो क्या वो गलत है? अब यही, हाँ, अब वही कुछ नए नए चीजें बन रही है ना, आप कंक्लूड तो नहीं कर सकते बात, कुछ नई नई चीजें निकल के आ रही। ठीक, कुल मिलाकर बातें क्या हुआ, कुल मिलाकर बातें ये हुई कि इससे एक बात तो निकल के आया एक जिस्ट के रूप में, कि सिविल सर्वेंट्स में, या हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, या हमारे जो अधिकारी हैं, उसमें एथिकल या नैतिकता के आधार पर कुछ ना कुछ कमियां हैं। एक तो अमूमन वो कह रहे हैं कि हमें जानकारी इन सब बातों की नहीं थी। दूसरा ये है कि इन सारी चीजों को हम कई बार ऐसे अंतर्द्वंद में थे, या ऐसे डिलेमा में थे, या ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी में थे जहां पर हम सही तरीके से डिसीजन नहीं ले पाए, पता नहीं था इन सारी चीजों को। तो फिर लगा कि इस तरीके का कुछ हम वहां पर कुछ ऐसी चीजों को करें जिससे कि सामान्य तौर पर छात्र जो हैं वो इनको पढ़ कर आए, और एक अच्छे तरीके से उसको, या ऐसे जो छात्र हैं जिनका मस्तिष्क ही उस तरफ जाता हो या उसी नेचर का हो जैसा हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि हम स्विच उस तरफ, जिस तरफ एक है उस तरफ कर देंगे, लेकिन ऐसा फैसला 100 में से सिर्फ शायद एक ही कोई व्यक्ति ले पाए। ठीक है, जिधर आपके रिलेटिव, आपका पुत्र का बेटा अगर वो खड़ा है, या आपकी पुत्री, या आपके रिलेटिव कोई भी, शायद ऐसा डिसीजन शायद ही वहां पर कोई क्या करे, ले पाए। और अगर ले लिया तो जाहिर सी बात है, आपने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना होगा। ठीक है, तो राजा हरिश्चंद्र की कहानियों के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन अपनी लाइफ में हम कितना उसको लेकर आ पाए हैं, कितनी चीजें आ पाए हैं, वो देखेंगे। खैर, तो लगा कि कुछ ना कुछ यहां पर क्या है कि कमी है, तो हमें इस तरीके की चीजों को कैसे हम वहां पर एक कैंडिडेट के रूप में, या एक ऐसे सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के रूप में कैसे करेंगे। तो एक ये होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में कर सकते हैं, एक है कि प्रशिक्षण के साथ में, यानी कि तैयारी के साथ में इन सारी चीजों को। और हो सकता है उस समय हमें समाज से ऐसे लोग मिले, ऐसे अभ्यर्थी मिले जो बाय बर्थ न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से बल्कि व्यवहारिक तरीके से ऐसे सिचुएशंस में बेहतर नैतिक समझ क्या करते हो, रखते, क्योंकि उनको 1000 लोग चाहिए। उनको आप चाहिए या नहीं चाहिए ये बात नहीं है, उनको कितने लोग चाहिए, वो 1000 लोग, जो इस प्रकार के चीजों को, या इस प्रकार की चीजों को क्या कर सकें, या इस प्रकार के व्यवहार को दिखा सकें। और इस वजह से माना गया कि इसको सिलेबस में। तो आप देखिए 2009 तक
ठीक है, 2009 तक ये रिपोर्ट आई और देखिए उसी के साथ में ये सिविल सर्विसेज में कब सिलेबस में शामिल हुआ, दैट इज 2013 में, 2013 में, यानी कि 2-3 साल के अंदर इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया और एक बड़े विषय के रूप। ठीक है, एथिक्स एज ए सब्जेक्ट के रूप में लाए जाने का कारण क्या था कि एथिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में, जिससे कि हम ऐसे अभ्यर्थियों की जो मानसिक स्तर का या उनकी चीजों का पता एकदम प्रारंभिक तौर पर ही, ठीक है, सिलेक्शन के तौर पे या ऐसी चीजों पर एकदम प्रारंभिक तौर पर ही क्या कर लें, हम जांच लें, और जिससे कि फिर प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के जरिए और बेहतर क्या किया जाए, बनाया जा सके। एक शब्द आपने या आपके सिलेबस में होगा, आगे चल के हम उसको बात करेंगे, वो शब्द है दैट इज एप्टीट्यूड, या अभी हमने लिखा है विषय के रूप में, एक शब्द है दैट इज एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का क्या मतलब होता है? एप्टीट्यूड का मतलब अभी मैंने लिखा है यहां पर, जिसको जिसको क्या लिखा, अभिक्षमता, या कई लोग इसको क्या बोलते हैं, अभिरुचि। ठीक है, अभी हम कुछ पढ़ नहीं रहे हैं, अभी खाली सिलेबस को समझ रहे हैं, अभी सिलेबस भी नहीं, अभी जरूरत को समझ रहे हैं। ठीक है, पढ़ना हम लोग कल से स्टार्ट करें। ठीक, तो अभिक्षमता, लेकिन ये सिलेबस में है, इवन टॉपिक का नाम भी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड क्या है, एप्टीट्यूड है। तो अभिक्षमता का ये मतलब क्या होता है, अभिरुचि का मतलब क्या होता है? कुछ अगर आपने कहीं ये शब्द देखा हो, जिन लोगों ने पढ़ा हो इधर बीच में हो, अभिक्षमता या अभिरुचि का मतलब है, अच्छा, जिसके अंदर जन्मजात क्वालिटी होती है या बाई बर्थ होता है, उसको क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, प्रतिभा, है ना, कि क्या है कि उनके अंदर एक क्या है, प्रतिभा है। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर बाई बर्थ कोई योग्यता है, कोई क्वालिटी है, ठीक है, तो वहां पर क्या कर सकते हैं, तो वहां पर क्या कहेंगे कि ये उसकी क्या है, अभिक्षमता, या ये उसका क्या है, एप्टीट्यूड। ठीक है, सामान्य सामान्यतः जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लोग हैं, सबके अंदर कोई ना कोई योग्यता होती है बाई बर्थ। ठीक है चीजें, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो बहुत सारे सिंगर हुए हैं, बहुत सारे सिंगर हुए, लेकिन ऐसा कौन सा सिंगर आपको लगता है जो सबसे अलग था, जो बाई बर्थ सिंगर था? लता मंगेशकर। क्यों आप सभी लोगों ने एक ही व्यक्ति का नाम लिया, लता मंगेशकर का नाम? क्योंकि एक बात तो है कि अभ्यास से आप बेहतर बन सकते हैं, ट्रेनिंग से आप बेहतर बन सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर आपके अंदर बाई बर्थ कोई यूनिकनेस, कोई क्वालिटी है, ठीक है, उस पर अगर आप बेहतर तरीके से काम करते हैं, तो आप और बेहतर तरीके से उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है कि बाई बर्थ किसी प्रतिभा का होना, तो आपने कहा कि सिंगिंग में लता मंगेशकर, ऐसे आपने सचिन तेंदुलकर, शायद दूसरा तेंदुलकर या दूसरा सचिन आपको ना मिले, किसी और तरीके से खेलने वाले व्यक्ति आपको मिल सकते हैं, बट शायद दूसरा, जिसको कहते हैं ना कि बाई बर्थ वहां पर चीजों को क्या होना, होना। लेकिन केवल मान लीजिए सचिन तेंदुलकर के अंदर बाई बर्थ था क्रिकेट खेलना, लेकिन वो पूरी जिंदगी फुटबॉल खेलते रहते, वो ट्रेनिंग किस चीज का ले रहे हैं, फुटबॉल का, और फिर फुटबॉल खेलते खेलते अचानक से एक दिन कहा गया कि भाई तुम्हारे अंदर तो बाई बर्थ प्रतिभा थी, आओ वर्ल्ड कप चल रहा है जाके खेलो। आपको क्या लग रहा है, सचिन उस मैच में बेहतर प्रदर्शन करते हैं? नहीं। लता जी अगर रियाज नहीं करती या लगातार उस पर काम नहीं करती, तो क्या आपको लगता है कि वो भारत में इतना बेहतर तरीके से सिंगिंग कर पाती? नहीं। तो केवल प्रतिभा होना जरूरी नहीं है, योग्यता होती है, लेकिन केवल प्रतिभा होना जरूरी नहीं है, प्रतिभा के साथ साथ में ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण की जरूरत है। ठीक है, और इस प्रशिक्षण को फिर हम किस में चेंज कर सकते हैं, सफलता में।
लेकिन प्रतिभा की योग्यता का जानना या पहचान करना, सबसे बड़ी समस्या कहां है? योग्यता को, क्योंकि अगर हम ये जान जाएं कि मेरे अंदर वो स्पेशल यूनिकनेस क्या है, वो यूनिक चीजें मेरे अंदर के क्या हैं, और फिर धीरे धीरे अगर मुझे ये बात पता चल जाए, फिर मैं, आप देखिए कि लगभग हर चीज के लिए, हर क्षेत्र के लिए तो मेंटोरशिप है। ट्रेनिंग किस फील्ड के लिए नहीं है? आज आप मतलब अगर आपको अच्छा ढोलक बजाना है तो आपको नहीं मिलेंगे मेंटोर? मिलेंगे। आपको क्रिकेट खेलना है, आपको कुछ भी करना है, कोई भी चीज हो, हर एक फील्ड के लिए वहां पर आपको मेंटर्स क्या होंगे? मिलेंगे। तो समस्या क्या है? योग्यता की पहचान करना, योग्यता की पहचान करने के बाद में प्रशिक्षण, एक बेहतर प्रशिक्षण, और तब शायद उसका जो आउटपुट आएगा वो शायद और बेहतर तरीके से वहां पर क्या होगा? दिखेगा। तो फिलहाल अभी इसको ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि मतलब भी हम पढ़ नहीं रहे हैं, है ना? तो एप्टीट्यूड का क्या मतलब हुआ? एप्टीट्यूड का मतलब हुआ प्रतिभा को जानना। इसीलिए आपके परीक्षा का क्या नाम है? प्रारंभिक परीक्षा का क्या नाम है? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में कितने पेपर आते हैं? दो। एक सामान्य अध्ययन का एप्टीट्यूड, और दूसरा वहां पर जो क्या कहते हैं, तो पेपर टू, जहां पर कुछ ऐसे विषय या टॉपिक रखे गए हैं जो आपके एप्टीट्यूड को क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं, जो सिविल सर्वेंट या बेसिक चीजों को वहां पर क्या है? जरूरत। तो प्रतिभा की पहचान करना, तो ये भी एक चीजें हैं कि हम किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग से बेहतर बना सकते हैं, लेकिन कब? जब उसके अंदर क्या हो? आप बताइए, क्या मैं सचिन तेंदुलकर बन सकता हूं? सकते थे, ठीक है, ठीक है, लेकिन संभावनाएं कब खत्म हो गई? एज छोड़िए, अगर ट्रेनिंग नहीं किया। चलिए एज वाली समस्या खत्म कर देते हैं। क्या मैं सिंगर बन सकता हूं? अभी भी पूरे चांस दिख रहे हैं। अच्छा, हाँ, अगर सिंगिंग का एप्टीट्यूड होगा तो। लेकिन एकदम साफ है पूरा मामला, है ना? कौवे की तरह अगर सिचुएशन है, तो क्या आपको लगता है नहीं, कोई पॉसिबिलिटी? तो देखिए, सच क्या है? सच यही है कि प्रतिभा, जो आपके अंदर टैलेंट, खैर कई ऐसे भी एग्जाम्पल मिले हैं जिन्होंने प्रतिभा कम, जो टैलेंट का मात्रा था वो कम था, लेकिन प्रैक्टिस, एक शब्द आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है? लेकिन उसके लिए भी थोड़ा बहुत होना, संभावना होनी चाहिए। एकदम साफ मामला और कहें आप परफेक्ट हो जाएं तो सिचुएशन बनेगी नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो कुल मिलाकर बातें क्या हो रही हैं कि शुरुआती तौर पर उस प्रतिभा की क्या कर लेना? खोज कर लेना। शुरुआती तौर पर यानी कि परीक्षा के स्तर पर ही। तो अब आपको समझ में आया? दो बातें यहां से आप लिंक करिए। एक तो व्यक्ति में जो प्रतिभा है उसको ट्रेंड करके बेहतर बनाया जा सकता है, एक ये कॉन्सेप्ट ऐसे समझ लीजिए भी, ठीक है? तो एक एबिलिटी होनी चाहिए। और एक दूसरा कॉन्सेप्ट की ऐसी चीजों की हमें 2012-13 में अब ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जिनके अंदर शासन में नैतिकता और नैतिकता से जुड़े हुए जो डेली प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव या डेली लाइफ में जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को क्या कर सके? सॉल्व कर सकें। और इस को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए एक पूरा का पूरा पेपर वहां पर क्या किया गया? ऐड किया गया। और उस पेपर का क्या नाम था? दैट इज एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। 2013 में इस पेपर को क्या किया गया? ऐड किया गया। तो क्यों ऐड किया गया? ये बातें आपको समझ में आई? चलिए, अब इस विषय का नेचर क्या है? पहला वहां पर हमने जो टॉपिक पढ़ा था, पहला टॉपिक पढ़ा था, या पहला जो चीज हमने समझने की क्या, कि वाई जीएस पेपर 4 इस पेपर को शामिल क्यों किया गया। दूसरा यह है कि इस विषय का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ठीक है? या इस विषय को किस तरीके से आपको क्या करना है, इस विषय को क्या करना है, देखना है। तो नेचर के रूप का मतलब कि इस विषय को हम इस विषय को समझेंगे कैसे? इस विषय को जो समझने का जो वहां पर तरीका आएगा, दैट इज थ्योरी से ज्यादा हमें इसके किस पक्ष को देखना है? हाँ,
उसके एप्लीकेशन को। किसके चीजों को देखना है? एप्लीकेशन को। जैसे सिद्धांत से ज्यादा किस पर देखना है? इसके प्रयोग पर, इसके एप्लीकेशन पर, इसके अनुप्रयोग पर। जैसे अभी मैंने पूछा था ट्रेन वाले मामले में, तो सिद्धांततः तो आप लोगों ने बता दिया, लेकिन उस सिचुएशन में आप कितना इन सारी चीजों को अप्लाई कर पाते हैं, क्योंकि जरूरी सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जानते तो सब लोग थे चोरी नहीं करना चाहिए, करप्शन नहीं करना चाहिए, चीजें नहीं करनी चाहिए। तो सिद्धांत के रूप में जानना और उसको व्यवहार के रूप में चीजों में अपने डिसीजन में शामिल करना, दोनों में क्या है अंतर। तो इस विषय का जो नेचर होगा, अब फिलहाल आपने बचपन में जो एथिक्स या मोरालिटी का जो विषय पढ़ा था वो सिद्धांतता था, इसीलिए कोई फेल कभी उसमें होता था? कभी उसको पढ़ने की जरूरत पड़ी? सबके 35 में से 30 नंबर आ जाते थे। 4-5 अगर कहीं थोड़ा बहुत और दिक्कत टाइम होता तो कर लेते। लेकिन अब ये टफ क्यों हो जाएगा, ये अलग प्रकार से क्यों हो जाएगा? क्योंकि अब यहां पर व्यवहारिक पक्षों को या उसके एप्लीकेशन पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। सिचुएशन बेस्ड तो हम दोनों नेचर को रखेंगे। इसलिए अभी मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस वाइज भी आपको बताऊंगा कि इसमें थ्योरी का भी पार्ट है और इसमें एप्लीकेशन का भी पार्ट है। लेकिन फिर जब आप मार्क्स को देखेंगे, यानी कि नंबर को देखेंगे, तो आप देखेंगे दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है। ठीक है? या खासकर आप ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन का पार्ट ज्यादा है, जैसे केस स्टडीज के रूप में। ठीक है? 5 से 6 कितने आते हैं? केस स्टडीज। 6 नंबर के केस स्टडीज आते हैं। ठीक है? नेचर क्या है कि इसमें हमें सिद्धांत पर भी ध्यान देना है और उस थ्योरी को कैसे अप्लाई करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, कंक्लूजन तक कैसे पहुंचेंगे, निर्णय कैसे लेंगे, उसमें चीजें करना कैसे, उस चीज पर भी हमें, उस प्रोसेस पर भी क्या करना है? ध्यान देना है। तो कई सारे विषय थे, जैसे हिस्ट्री है या कोई और विषय है, तो हमने सिद्धांत, उसके सिद्धांत को क्या कर लिया? पढ़ लिया। लेकिन उसके व्यवहारिक पक्षों को पर अगर एग्जाम की नीड नहीं है तो हम उसको क्या करते थे? नहीं पढ़ते थे। जैसे इलेक्शन कमीशन, ठीक है, चुनाव आयोग है, तो चुनाव या आयोग कैसे काम करेगा, कैसे सारी चीजें होंगी, क्या उसके इश्यूज के साथ में कभी हम बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं? शायद बहुत ही कम। या इलेक्शन कमीशन के साथ में क्या समस्याएं हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चीजें हैं, शायद दी नेचर। लेकिन इसमें क्या करना होगा, इस विषय के साथ में आपको डे टू डे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसा जैसा टॉपिक आता जाएगा, पहले तो हम सिद्धांत पढ़ेंगे और फिर जैसे जैसे टॉपिक आते जाएंगे हम डे टू डे लाइफ के जो या एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ ऐसे जो वहां पर सिचुएशंस हैं, उन सिचुएशंस में सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए डिसीजन को लाने की क्या करेंगे? कोशिश। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा? सिद्धांत से, यानी कि थ्योरी से किस तरफ? एप्लीकेशन की तरफ। किस तरफ? सिद्धांत से किधर चलेंगे? एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है? प्रोसेस क्या होगा, कैसे निर्णय लेंगे, कैसे काम करेंगे, वो सारी चीजें उसमें आएंगी। ठीक है? तो पहला, इथिक्स को क्यों शामिल किया गया। दूसरा, इसको पढ़ने का नेचर क्या होगा। तीसरा, कि भाई इससे लाभ क्या है, बेनिफिट क्या है, इथिक्स के पेपर से क्या लाभ है, इस पेपर को ही पढ़ने से क्या लाभ है। ठीक है? क्या लाभ है, कोई बताएं। चलिए, ठीक है, आप लोगों को लगता है ना, जैसे वहां पर इन्होंने बताया कि इसको पढ़ने से सर एग्जाम निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसको पढ़ने से मैं एक बेहतर इंसान या एक बेहतर पर्सनालिटी बन सकता हूं, जो लाइफ में या जीवन में भी अगर ऐसे सिचुएशंस आएंगे, अगर उस निर्णय लेने के प्रोसेस को, उस चीज को अगर मैंने समझ लिया है, तो शायद मैं एक बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूं? निर्णय को ले सकता हूं। ठीक है? डिसीजन को क्या कर सकता हूं? ले सकता हूं। तो पहला लाभ या पहला बेनिफिट तो आपको कहां मिलेगा? दैट इज लाइफ। आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, या आप समझिए कि ना आपका जो दिमाग है वो सिद्धांततः वर्क नहीं करेगा, आप रियल लाइफ में ऐसे कॉम्प्लेक्स, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वहां तक पहुंचने का तरीका, निर्णय को लेने तक का जो डिसीजन, क्योंकि हम देखिए जब सिचुएशन मेरे सामने आती है, ठीक है, कोई भी ऐसा जहां पर आप इस सिचुएशन में होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। जैसे मान लीजिए कि आप एक परीक्षा में बैठे हैं
आपके पीछे ही आपका एक फ्रेंड बैठा हुआ है, ठीक है, और जो क्वेश्चन इस समय आप करने जा रहे हैं उसका उत्तर आपको नहीं पता। पीछे वाला जो आपका फ्रेंड है उसका पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, तो उसको तो कोई क्वेश्चन नहीं आता, और इसलिए इसने पूरी व्यवस्था कर रखी है, हर क्वेश्चन का आंसर उसके पास में है। उसने जब आपके गंभीर मुद्रा को देखा तो समझ गए, पूछे कौन सा, तो कहे क्वेश्चन नंबर 6, तो कहे है मेरे पास, ठीक है। जब आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 अभी मिल जाएगा, 2 मिनट का काम है, और उसमें अच्छा टीचर बता के गए कि मैं 20 मिनट बाद आऊंगा, और उस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लगना है, 5 मिनट। आप अगर कर लेंगे तो इस बार आप टॉपर में चले जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन आपको क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है। टॉपर से पिछली बार आप 2 नंबर से कम हो गए थे, हो सकता है इस बार ये 5 नंबर का पेपर फिर इस बार फिर वही सिचुएशन आ जाए, फिर 5 नंबर कम हो जाए। अब बताइए क्या करेंगे। देखिए, मैं अभी, अच्छा चलिए ठीक है, आपको ये लग रहा है ना कि अच्छा मतलब सही आंसर क्या होना चाहिए, सही मैं आपको पढ़ा, मतलब कल से आप पढ़ेंगे ना, कल आप देखेंगे जब एथिक्स को आप जब समझने की कोशिश करेंगे ना, कुछ भी सही चीजें उसमें दिखेंगी नहीं। अच्छा ये बताइए, इस क्लास में कितने अच्छे लोग हैं, कितने लोग मानते हैं कि वो अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, ठीक है, सब लोग अच्छे हैं। चलिए, क्या आप हत्या कर सकते हैं, लो, तो क्या जो हत्या, चलिए देखिए देखिए अब कंडीशन लगने लगी। मैंने पहला क्वेश्चन, पहला में समझिए, मैंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा, मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि इस क्लास में कितने लोग क्या हैं, अच्छे हैं, तो आपका जवाब क्या आया, सब अच्छे हैं। हमने कहा ठीक भाई। हमने पूछा कि कितने लोग एक दूसरे का मतलब कितने लोग हत्या कर सकते हैं, तो आपने कहा कि नहीं कर सकते हैं, या सिचुएशन पड़ी तो कर सकते हैं। कितने लोग नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, यानी कि 2 लोग, अब अभी मैं उनकी भी बात करूंगा, यानी कि बाकी के जो लोग हैं वो कभी कभी तो कर सकते हैं, तो अच्छे कैसे हो गए भाई। अच्छा, तो इसका मतलब किसी का मर्डर होना खराब होना नहीं है। देखिए यही सब चीजें, ठीक, आप समझ रहे हैं ना क्या हो रहा है। कब आप कर सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि सर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं सर, जब वो मामला कहां तक आ जाए, हमारे तक आ जाए, तो आपने फिर पहले क्यों कहा कि, ठीक है, इसका मतलब डिसीजन लेने का एक चीज कोई एक समय में सही हो सकता है, वही एक चीज किसी दूसरे समय क्या हो सकता है, गलत। तो जो पहली बार लिया गया था वो सही था, या इस बार जो डिसीजन लिया गया है वो सही है, आएंगे इन सब, यही यही सब कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। तो जब ऐसे क्वेश्चंस उठेंगे, जब ऐसी चीजें होंगी, तो इनके उत्तर तक, इनके निर्णय तक प्रोसेस क्या हो, कि हर समय क्या हो, हम एक सही सॉल्यूशन पर या सही निर्णय पर क्या हो जाए, पहुंच, उसी की ये जर्नी है, उसी की ही ये जर्नी है कि उस प्रोसेस, वो प्रोसेस क्या है, वो तरीका क्या है, जिससे हम एक सही उत्तर तक, एक सही चीजों को क्या कर ले जाए, ले जाए। आप पढ़ेंगे इसी मतलब सिलेबस में एक शब्द यूज है आपके सिलेबस में, दैट इज कंसाइज, कंसाइज, CONSCIENC, कंसाइज। कंसाइज का मतलब क्या होता है, अंतर्मन, और अंतर्मन का मतलब क्या होता है, अंतरात्मा, ठीक है, हाँ, भीतर की आवाज। तो कई बार क्या होता है, इसके बारे में भी कहानी बड़ी मतलब अच्छी है, ठीक है। कई बार हमारे भीतर की आवाज आती है कि ऐसा मत करो, बाहर नहीं ऐसा करना पड़ेगा, और अचानक से उसमें चीजें होती हैं। तो क्या सही है क्या गलत है, डिसीजन लेने का चीजें मन की सुने या बाहर की सुने, वहां फायदा बहुत ज्यादा, ठीक है। इसी मामले में था, भीतर से आवाज आ रही थी कि नकल करना गलत बात, बाहर से चीजें था कि बस 5 मिनट का तो काम है, ठीक है, इस बार टॉपर हो जाएंगे, गोल्ड मेडल मिल जाएगा, ठीक है, और इतना कौन देख रहा है, इतनी कौन सी सारी चीजें हैं, इतना कौन देख रहा है। फिर ऐसी दुविधा में, ऐसी चीजों में डिसीजन कैसे लिया जाए, तो क्या, तो यहां पर बहुत व्यवहारिक तरीके से, सिर्फ सिद्धांतता, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी के होते हैं, जबकि व्यवहार में
शायद जब करने पर आता है या एक्शन में वो बातें आती हैं तो शायद उस तरीके से चीजें नहीं दिखती। इसीलिए एक शब्द है दैट इज सत्यनिष्ठा शब्द, या ऐसे शब्द, इंटीग्रिटी का जो शब्द है, वो चीजें हैं, पढ़ेंगे इन सब चीजों को उनका। फिलहाल हम लोग किस पॉइंट पर हैं, दैट इज बेनिफिट। पहला बेनिफिट क्या है, सबसे बेहतर, कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी का ही बेनिफिट यही है, सिर्फ फिक्स तो आपको और बेहतर बनाती है, लेकिन सिविल सर्विसेज की तैयारी का पर्पज ही यही था कि आपका सिलेक्शन हो ना हो एक अलग बात है, बट आप एक बेहतर इंसान तो जरूर बनेंगे, एक वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन, औरों से क्या होंगे, अलग होंगे। और ऐसा व्यक्ति कभी भी लाइफ में कभी भी पीछे नहीं होगा, कुछ ना कुछ आप कर लेंगे और कुछ औरों से बेहतर और अलग करेंगे। हाँ, इसका बेनिफिट ये होगा कि आप एक अच्छे बेहतर इंसान, एक बेहतर निर्णय लेने वाले, डिसीजन लेने के प्रोसेस पर आप जाने के तरीके, साइकोलॉजिकल तरीके, चीजें, तो उससे आप एक बेहतर निर्णय वहां पर क्या कर पाएंगे, ले पाएंगे। ठीक है, तो एक तो लाइफ को लेकर है, लेकिन सिर्फ इसी को लेकर तो इसको सिलेबस में नहीं रखा गया है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे बेनिफिट, तो दो स्टेज हैं जहां पर इसका लाभ आपको दिखेगा, जहां पे नंबर आपको ऐड होता है। एक कहां ऐड होते हैं नंबर, मेंस में, और एक नंबर कहां होता है, पर्सनालिटी टेस्ट में। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट कितने नंबर का है, ये 275। ठीक है, सामान्यतः अमूमन उन लोगों का इंटरव्यू ज्यादा अच्छा माना जाता है जो राय, ओपिनियन वाले क्वेश्चन पर ज्यादा बेहतर आंसर करते हैं। तथ्यात्मक या सिद्धांत वाली बातों पर, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछा गया रमन इफेक्ट क्या है, रमन प्रभाव क्या है, आपने बताया, और फिर आपको एक सिचुएशन दी गई कि बताइए यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, भारत देश का नाम इंडिया रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, या इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो आप देखिए, कोई व्यक्ति रमन इफेक्ट बता रहा है, ठीक है, उसकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन कोई इन सारे क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहा है। आप बताइए कि किसका इंटरव्यू आप ज्यादा बेहतर मान रहे हैं। हाँ, जो ऐसे, तो सामान्यतः आपके पीटी में, जो कि एक बेहतर नंबर है 275 मार्क्स, जिसमें आप ओपिनियन वाले क्वेश्चंस को, अच्छा आप अगर सिद्धांत वाले क्वेश्चन को एक बार भूल हो जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ओपिनियन में आपके राय में ही समस्या है। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं सर, मतलब ठीक है, धर्म के आधार पर देश का नाम हो जाना चाहिए हिंदू राष्ट्र, जब इतनी जनसंख्या है, इतना सारी चीजें हैं। आप कह रहे हैं कि सर धर्म के आधार पर जब मेजॉरिटी है, एक ही देश है, इसमें क्यों ना हिंदुओं को या हिंदू कम्युनिटी को या ऐसी कम्युनिटी को वहां पर ज्यादा अधिकार देने चाहिए। इतने पे तो काम आपका या दूसरों के सामने वाले का हो गया, सारा किया हुआ गुड़ गोबर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका एक अच्छा स्टेज है। इस स्टेज मैं अभी आईएएस की बात कर रहा हूं, पीसीएस में भी 100 नंबर है खैर, लेकिन वो रिफ्लेक्शन में आता है। ठीक है, बट यूपीएससी की बात 275। तो एक तो आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जिसका एथिक्स अच्छा है, वो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, है ना। सिचुएशन का मतलब परिस्थितियां जो आधार है, इसके आधार पर कोई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे अगर आपकी एथिक्स अच्छी है। दूसरा, एक चीज बताइए कि इस पेपर में आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो किसका है, मार्क्स का। मेंस में 250 नंबर है। ठीक है, इससे पहले किसी स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं एथिक्स को पढ़ने के लिए। आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, ग्रेजुएशन का कोई भी स्तर हो, कोई भी मीडियम हो, अच्छा एथिक्स में ज्यादा लिखने की बात है नहीं, क्योंकि सेंटेंसेस का फ्रेमिंग, तो मीडियम का भी फर्क इसमें बहुत ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। तो हिंदी मीडियम को भी उतना ही बेनिफिट है जितना किसको है, इंग्लिश मीडियम को। इसमें बहुत ज्यादा सेंटेंसेस की फ्रेमिंग या वो आप आसानी से छोटी छोटी बहुत शब्दों की, अच्छा एक चीज और भी है कि मार्क्स कब कब बेहतर आते हैं अदर जीएस के सब्जेक्ट में, जब आप उसमें डेटा यूज करते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं ना, जब आप उसमें क्या यूज करते हैं, डेटा यूज करते हैं, जब आप उसमें करंट अफेयर्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, है ना, उनको यूज करते हैं, स्टेटमेंट्स, खैर स्टेटमेंट तो इसमें भी यूज करें पढ़ेंगे, करंट अफेयर, मतलब एडिशनल कई सारा मेहनत करते हैं, तब जाके जीएस का आपका एक मेंस क्या होता है। यहाँ पे एडिशनल आपको करंट अफेयर पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर डेटा से रिलेटेड या ऐसा कि आप करंट अफेयर तैयार करिए या डेटा तैयार करिए और इस पेपर में जाइए, ऐसा भी कोई वहां पर समस्या नहीं। आंसर राइटिंग फ्रेमिंग में आपको बहुत ज्यादा समस्या नहीं। ठीक है, फैक्ट
इसमें तथ्य भी बहुत ज्यादा आपको याद करने, तो ना फैक्ट याद करने की जरूरत है, ना डेटा बहुत ज्यादा, ना इस तरीके के करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ये डायनेमिक सब्जेक्ट है कि आप बहुत ज्यादा करंट अफेयर तैयार करिए। तो आप देखिए कुछ भी आपको तो एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, और मार्क्स आने की जो संभावना है, नंबर आने की संभावना, वो क्या है, सबसे ज्यादा है। इवन मीडियम के आधार पर भी आप बेहतर नंबर ला सकते हैं, लोगों के आए भी हैं 250 में से 120, 124, 130, जबकि जीएस के अदर पेपर में आप मार्क्स देखिए जाके वहां पे, जीएस के अदर पेपर में 100 नंबर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। आप जीएस पेपर फर्स्ट में 100 मार्क्स अगर ले आए, या चारों पेपर में 100 ले आए, अगर 400 मार्क्स आपका मेंस में आ गया, ठीक है, तो आप सेलेक्टेड ही हैं, आप रैंकिंग में जा सकते हैं, रैंकर्स में जा सकते हैं ना, आपका रैंक बेहतर आ सकता है उन सारी चीजों में। तो इथिक्स एज ए पेपर आपको, जो आपकी क्या कहते हैं लाइफ की चीजें हैं, ठीक है, आपको एक बेहतर इंसान बनाएगी, वो तो ठीक है। एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में और सब्जेक्ट्स के जो मुकाबले या चीजें जो है, वो आपको एक बेहतर वहां पर क्या करती है, माहौल देती है, ठीक है, बेहतर ज्यादा मार्क्स देती है। कम समय में इस विषय को पढ़कर या तैयारी करके आप सबसे ज्यादा नंबर ला सकते हैं। आप सोचिए कि जीएस पेपर 4 तैयार करना ज्यादा आसान है या पेपर फर्स्ट, उसमें कितने डेटा, कितनी सारी चीजें, बात समझ में आ रहा है। इसमें एडिशनल कोई चीज नहीं करना, डेटा पर बहुत ज्यादा काम नहीं करना, करंट अफेयर्स पर ज्यादा बहुत ज्यादा काम नहीं करना, तो ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा, ये एस्से में भी आपको हेल्प कर सकता है। किसमें हेल्प कर सकता है, एस्से में, निबंध में भी, वो भी अलग पेपर का 250 मार्क्स का। तो लगभग 750-700 मार्क्स का चीज है, जहां पे आप 50% आराम से गेन कर सकते हैं, 50 to 50%। तो इस सब्जेक्ट्स को पढ़ने के अपने क्या है, एक बेनिफिट्स हैं, अपने इसके क्या है, लाभ। तो अभी तक हमने 3 पॉइंट्स पर बात की। पहला, वाई जीएस, है ना, वाई जीएस 4 पेपर क्यों इसको लागू किया गया, तो उसके पीछे का एक बैकग्राउंड है, एक सिचुएशन है। फिर इसका एक नेचर क्या है, कि थ्योरी के साथ साथ में इसका नेचर क्या है, कि प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है, एप्लीकेशन बेस्ड है, उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा यह है कि इस पेपर के बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट आपको हर एग्जाम के हर स्तर पे, बस प्रारंभिक परीक्षा में आपको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बाकी हर स्टेज पर आपको इसको क्या मिलेगा, बेनिफिट, ठीक है। चौथा जिस पॉइंट पर बात करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि इस पेपर को पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, दृष्टिकोण आप इसको कहें, या इस पेपर को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे हर एक विषय को पढ़ने का एक तरीका होता है, एक अप्रोच होता है। जैसे मैथमेटिक्स को पढ़ने का कैसा माइंडसेट होना चाहिए, आपका माइंड का अप्रोच कैसा होना चाहिए, मैथमेटिकल, है ना, आपको कैलकुलेशन, बेटा बात नहीं। तो गणित को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, गणित को पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए, मैथमेटिकल, है ना, गणित वाली चीजें। साइंस को पढ़ने का, फिजिक्स को पढ़ने का, केमिस्ट्री को पढ़ने का, तो हर विषय को, जैसे हिस्ट्री को पढ़ने का भी एक अप्रोच है, ज्योग्राफी को पढ़ने का एक अप्रोच है, आर्ट का कोई विषय है तो उसको पढ़ने का एक अप्रोच है। ऐसे ही हर विषय को पढ़ने का एक क्या होता है, तरीका। इस विषय को या एक सब्जेक्ट के रूप में जब हम देखते हैं, इस विषय को भी पढ़ने का एक तरीका है, तो वो प्रिकॉशनरी पहले से हम समझ लेंगे, ठीक है। और उसको अप्लाई करते हुए उसी के प्रिकॉशंस के साथ में इस विषय में अगले दिन से हम क्या करेंगे, स्टार्ट। जैसे पहला अप्रोच आपका क्या होना चाहिए, पहला अप्रोच होना चाहिए, दैट इज आप एक न्यूट्रल या तटस्थ व्यक्ति की तरह या तटस्थ पर्सन की तरह इस विषय को देखने की कोशिश करेंगे, न्यूट्रल। यानी कि इससे पहले आपका जो भी अनुभव रहा है, जो भी आपका बिलीफ रहा, जैसे मैं पूछता हूं, क्या शाकाहारी मांसाहारी खाना चाहिए, भाई कोई यहां पे तो कुछ नहीं, सब साफ। कितने लोगों का मानना है कि खाना चाहिए, चलिए, कितने लोगों का मानना है कि नहीं खाना चाहिए, बताइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बताइए, आप लोग मानते हैं कि नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब हाँ देखिए, यही चीज कि जब हम किसी विषय पर डिस्कशन करने जाएंगे,
तो वहां पर हमें देखना होगा हम किसी विषय को लेकर बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं होंगे। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों बात सही है, ठीक है, दोनों के अपने पक्ष हैं, अपने वो चीजें हैं, सुनना है। तो पहली बात तो जब भी आपको लगे, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉब्लम है कि नहीं, धर्म के आधार पर तो ऐसा हो ही नहीं सकता, रुकिए भी यही, तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी डिस्कशंस आएंगे, बहुत सारे ऐसे डिबेट्स आएंगे जो आप बिलीफ मान के चल रहे हैं लेकिन वो भ्रम था। ठीक है, खराब भ्रम टूट जाए, अच्छा है, हकीकत पता चल जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तो बहुत न्यूट्रल होकर हमें बैठना है। आप अपने कुछ भी, ठीक है, कोई भी चीज है, कोई भी आपका अनुभव रहा है, ठीक है, जैसे जनरल न्यूट्रल, प्लेस न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, है ना, तटस्थ होकर चीजों को, उसमें चीजों को सिचुएशंस के बेसिस पर कैसे। और एक न्यूट्रल का मतलब यह है कि सामने वाले को, सामने वाले की बात को क्या करना, सुनना, उनको समझने की क्या करना, कोशिश करना। तो न्यूट्रलिटी आपको रखना है इस विषय को पढ़ने में। दूसरा जो आपको रखना है कि तर्क को या लॉजिक रखें, है ना, कि कोई कह दिया तो मान लिए, ऐसा नहीं। थोड़ा सा मन, जो आपका मस्तिष्क हो, वो कैसा हो, तर्कशील हो, लॉजिक कर सके चीजों के साथ में, ठीक है, और एक बैलेंसिंग एटीट्यूड हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि बताइए खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, तो हम एकदम फिक्स हैं, हम नहीं खाते तो नहीं खाना चाहिए, हम खाते तो खाना चाहिए। ये क्या बात हुई भाई? फिर तो आप जिस जिले के हो जाएंगे, तो जहां ना खाने वाले पहुंच गए वहां ना खाने वाले दिखेंगे, और जहां खाने वाले पहुंच गए वहां पे तो सिर्फ वही दिखेगा। मामला देख रहे हैं ना, गंभीरता। ठीक है, तो जैसे आप वैसे माहौल, तो उसमें दिखे। तो फिर वही एटीट्यूड आपका कैसा होना चाहिए, बैलेंसिंग। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश करना, ठीक है, दोनों पक्षों को, दोनों चीजों को एक बैलेंसिंग, आपका संतुलित जिसको कहते हैं, बैलेंसिंग बनाने की तरीके। तो या किसी भी चीज के फ्रिक्शन पर ध्यान देना, अनुपात पर ध्यान देना कि कितनी बातें ठीक है, कितना बातें क्या है, गलत है। ठीक, एकदम बिल्कुल ऐसे नहीं कि नहीं नहीं यही है, यही सत्य है, यही सही है, बस इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं। नहीं, दूसरे की भी चीजों को या दूसरे की बातों को भी क्या करना, सुनना। कुल मिलाकर न्यूट्रल, लॉजिकल एंड बैलेंसिंग एटीट्यूड। ठीक है, कि उसके बीच में सही तरीका क्या हो सकता है, सही सिचुएशन क्या हो सकता है, सही जगह क्या हो सकती है, ये सारी चीजें। इतना जब हम कर लेंगे कि इसका हमने अभी तक क्या समझा कि जीएस पेपर 4 को क्यों शामिल किया गया, जरूरत थी, है ना, जरूरत थी, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, एथिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव जो एथिक्स हैं या उन चीजों की क्वालिटीज उनके अंदर क्या होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। ठीक है, इससे कि प्रशासन और लोगों के जो वेलफेयर की जो चीजें हैं वो और बेहतर तरीके से क्या होंगी, लोगों का कल्याण का जो चीजें हैं वो और बेहतर होगा। और एक अधिकारी के तौर पर भी आपका जो वहां पर विजुअल है, आपकी जो चीजें हैं वो और बेहतर तरीके से वहां पर क्या होंगी, दिखेंगी। दूसरा कि इस विषय का नेचर क्या है, इस विषय की जो प्रकृति है वो प्रकृति पूरी तरीके से सिद्धांतता ही नहीं है, बल्कि इसमें ज्यादा से ज्यादा, फिलहाल जब हम इसको एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल कर रहे हैं तो कैसा है, एप्लीकेशन बेस्ड। तो हम न सिर्फ सिद्धांत को देखेंगे बल्कि उसकी किसको देखेंगे, एप्लीकेशन को। तीसरा, बेनिफिट्स कई सारे हैं एग्जाम। और चौथा कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपके पास में न्यूट्रल अप्रोच, बैलेंस, चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, चीजों को देखेंगे। अब जब इतनी बातें हमने देख ली, देन हम बात करेंगे सिलेबस की। चलिए सिलेबस में पहला देखिए, ठीक है, कितने हेड नोट्स हैं, मतलब कितने वो कॉलम बने हुए हैं वहां पर, कितने हैं सिलेबस में 8 हैं। कितने हैं, 8। कितने दिख रहे हैं वहां पर, 8। जिसमें पहला पहला आप टॉपिक देखिए, पहला टॉपिक क्या है, सबको बोलना है अपने मीडियम के सब्जेक्ट से। पहला टॉपिक आपका देखिए, पहला टॉपिक क्या है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है, आप देखिए, पहला टॉपिक क्या है आपका, दैट इज इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, है ना। और इसमें है
इसमें एथिक्स के लिए शब्द क्या यूज है? नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध। नीति शास्त्र और मानवीय सहसंबंध, और यहां पर सहसंबंध के लिए जो शब्द यूज है दैट इज इंटरफेस। इंटरफेस का शब्द आपने सुना होगा टेक्नोलॉजी में कि इंटरफेस किसे कहते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। फिलहाल इन सब चीजों को हम लोग देखेंगे पूरे क्या कहते हैं सिलेबस के हिसाब से। लेकिन आप देखिए इस पहले टॉपिक में जिसका नाम है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? आप देखिए हिंदी इंग्लिश में देखते जाइए। इसेंस, डिटर्मिनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, ठीक है। क्या है वो हम पढ़ेंगे, अभी खाली आप शब्दों को पढ़ते जाइए, ठीक है। फिर तो यहां पर देखिए एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, तो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शंस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ethics in private and public relationship, human values, lesson from the lives and teachings of great leaders, reformers and administrations, role of family, society and educational institution in including values। अब आप देखिए इसमें कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना, क्या क्या। एक तो ये है डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ठीक है, एक टॉपिक हुआ। एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप, ह्यूमन वैल्यूज, ठीक है, ये अलग है। लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर, तो वो इंडिया के भी और विश्व के भी, ठीक। ग्रेट लीडर में तो चीज, या रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक, या एडमिनिस्ट्रेटर, तो कितने लोगों के बारे में पढ़ना है? ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है। रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनकलकेटिंग वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज को निर्धारण में या वैल्यूज को बढ़ाने में किसका किसका रोल? 3 लोगों का, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, परिवार का, समाज का और शैक्षणिक संस्थाओं का क्या रोल है। ये जब इतना आप पढ़ लेंगे तब आपका पहला यूनिट क्या हो जाएगा? कंप्लीट, ठीक है। इसको टिक करते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो यूनिट है वो वहां पर एक टर्म यूज है दैट इज एटीट्यूड। अब इसके अंतर्गत हमें सारी चीजें क्या करनी है? पढ़नी है। फिलहाल एटीट्यूड की जो हिंदी, अभी हम खाली बस शब्दों को देखते जा रहे हैं। फिलहाल जो एटीट्यूड की जो हिंदी है वो हिंदी कैसी है? अभिवृत्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो तीसरा है दैट इज एप्टीट्यूड। तीसरा इसमें क्या है? एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड का मतलब क्या है? अभिक्षमता या क्या कहते हैं अभिरुचि, ठीक है, इससे रिलेटेड ये। तो तीसरा ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आपको जो दिखेगा दैट इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन। तो वीकर सेक्शन जो समाज में जो कमजोर व्यक्ति हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो पब्लिक सर्विस, एम्पैथी क्या होती है, टॉलरेंस क्या होता है, कंपैशन क्या होता है, फिर वीकर सेक्शंस के लिए वो जो आप कैसे ये चीजें डेवलप करेंगे, ये आपका सिलेबस। देन नेक्स्ट आप देखिए फिर एक टॉपिक आपको मिलेगा दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, और इसकी हिंदी क्या है? भावनात्मक समझ या भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? समझदारी। और समझदारी का मतलब क्या होता है? समझदारी का मतलब होता है किसी सिचुएशन में निर्णय लेने की क्षमता, ठीक। तो भावनात्मक समझदारी का क्या मतलब हुआ? इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब हुआ? कि किसी सिचुएशन में भावना को समझने, भावना के कंट्रोल करके और उसमें एक बेहतर निर्णय लेने की क्या होना? क्षमता। बात समझ? खैर समझेंगे अभी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसके कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, एंड देयर यूटिलिटीज। तो देखिए एप्लीकेशन आ गया कि नहीं? एंड देयर यूटिलिटीज एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो हमने कहा था ना कि नेचर क्या है, कैसा है इस विषय का? थ्योरी के साथ साथ में कैसा है? एप्लीकेशन बेस्ड। फिर आप देखिए नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। फिर पब्लिक सर्विस, वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। स्टेटस, तो पब्लिक सर्विस को लेकर गाइडेंस और ये सारी चीजें ये आपको दिखेंगी, ठीक है।
स्ट्रेथनिंग ऑफ एथिकल एंड मोरल वैल्यूज इन गवर्नेंस। अब यहाँ पे क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सारी चीजों को वहां पर क्या किया गया, बताया गया। ठीक है, तो ये कौन सा टॉपिक था, दैट इज 6 नंबर टॉपिक। सातवां आप देखिए, प्रोविटी इन गवर्नेंस। ठीक है, शासन में ईमानदारी, इससे रिलेटेड प्रोविटी इन गवर्नेंस। और सबसे जो लास्ट का टॉपिक आपको मिलेगा दैट इज कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस, है ना, कि इथिक्स, ये सारी चीजें, ये टॉपिक आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसी के साथ में आप कह सकते हैं सबके साथ में सारी चीजें केस स्टडीज। हम्म हम्म हाँ, इसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे, कई सारे मोरल थिंकर्स हैं, कई सारे जो लोग हैं, तो जितने इंपॉर्टेंट हो सकेगा कुछ मैं आपको करा दूंगा और कुछ आपको मैं होमवर्क में दे दूंगा या कैसे करके, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं या ज्यादा से ज्यादा जिसको शामिल कर लिया जाए उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस हिसाब से आप देखिए, तो जीएस पेपर 4 में टोटल जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं या टोटल जो आपको कंटेंट दिख रहे हैं टॉपिक्स, उसमें कितने दिख रहे हैं, 7। ठीक है, 8, और इसमें से जो मेजर 7 टॉपिक्स हैं वो बात किस पे कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पर। और इसके साथ में, सबके साथ में जो क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो किस पे है, केस स्टडीज। ठीक है, यानी कि जितने टॉपिक्स हैं सबके सिद्धांत को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, और उन सिद्धांतों की बेसिस पर हमें हर विषय के साथ में केस स्टडीज को भी क्या करना है, तैयार करना है। बात समझ में, कि दोनों अप्रोच के साथ में सिद्धांत और एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट, इन सारी चीजों को। अब इसको चाहे आप देखने के लिए एक बार आप देख सकते हैं कि सिविल सर्विसेज के पेपर को, है ना, देखिए जैसे इसमें 2 सेक्शन है, कितने सेक्शन है, 2। ये मैं आईएएस का दिखा रहा हूं, बाकी पीसीएस का आप लोग सेक्शन ए। ठीक है, तो सेक्शन ए में आप नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे देखिए, इसमें भ्रष्टाचार समाज में बुनियादी मूल्यों की असफलता की अभिव्यक्ति है, मतलब करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेल्योर ऑफ द कोर वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। समझ रहे हैं, यानी कि ये मान रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार आ रहा है, अगर समाज की जो वैल्यूज हैं वो खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा, भ्रष्टाचार। बात सही है, कैसे, कैसी सारी चीजें हैं, क्या इसका है, तो ये चीजें हमें क्या करना होगा यहां पे। तो क्वेश्चन आप देखिए कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6। जैसे एक एक क्वेश्चन यहां पर देखिए आप, गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, समकालीन दुनिया में उनकी प्रासंगिकता की क्या करिए, व्याख्या। ठीक है, तो मोरल थिंकर्स, इंडिया के जो फिलोसफर हैं या जो कंट्रीब्यूशन है, दैट इज व्हाट आर द मेजर टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक, एक्सप्लेन देयर रेलेवेंस इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। टफ है, आसान है, अगर आपने पढ़ा है थोड़ी बहुत चीजें तो बहुत आसानी से इसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से, तो पहले पार्ट में सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है, 6। ठीक है, और इसमें से कोई 5 क्वेश्चन करना। ठीक है, देन आप दूसरा सेक्शन देखिए, दूसरा सेक्शन है दैट इज सेक्शन बी, और यहां पर क्या है, केस स्टडीज। और एक केस स्टडीज कितने नंबर का है, ठीक है, ये 20 नंबर का है। कितने नंबर का है, 20। और इस तरीके से आप देखें कि केस स्टडीज, ठीक है, कितने क्वेश्चन है वहां पर, 12। ठीक है, यानी कि 6 केस स्टडीज। तो आप देखिए, अगर इस पेपर को समझें तो आप देखिए, मैंने अभी कहा था कि थ्योरी प्लस केस स्टडीज, है ना, तो थ्योरी के बेसिस पर कितने चैप्टर हैं, 7। केस स्टडीज है, इन 7 क्वेश्चंस के लिए यहां पर केस स्टडीज के पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 6। एक कितने में आ रहा है, 20, यानी कि टोटल कितने नंबर हुए, 120। तो 250 में 120 इधर से आ गए, तो इधर कितने से आ रहे हैं। अगर आपने केस स्टडीज को ही अच्छे से कर लिया, और केस स्टडीज में क्या आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत है, नहीं,
अगर आपने केवल केस स्टडीज पर ही काम कर लिया बेहतर तरीके से, या केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए, तो आप 120, अच्छा, और वो केस स्टडीज में काम करने का मतलब ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन करने की संभावना ज्यादा हो, और थोड़ा बहुत आपने अगर थ्योरी, तो आप देखिए केवल केस स्टडीज की बेसिस पर वहां पर आप एक बेहतर नंबर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। और ये पेपर का हम भाई मैं तो ये नहीं कहूंगा कि यही पैटर्न रहेगा, बट पिछले 4-5 सालों से जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो यही है। ठीक है, 2 खंड में पेपर आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन शुरुआत के थ्योरीज बेस्ड हैं, और फिर उसके साथ में वहां पर क्या है, केस स्टडी। तो इस पेपर में खासियत क्या है कि इस पेपर को आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा आउटपुट के साथ में इसको क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। बात समझ में है? और वो आपके मार्क्स के नंबर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इवन अगर आप बहुत अच्छा रैंक या बहुत अच्छी मार्क्स को देखना चाहते हैं, तो इस पेपर को लेकर आप एक बेहतर तरीके से वहां पर क्वेश्चन को तैयार करके और वहां पर नंबर को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखिए सिलेबस में, तो सिलेबस में मोटा मोटा अगर 4-5 हम शब्द देखें, तो एक बार मार्क करिए सिलेबस के ऊपर। देखिए पहला शब्द आपको दिख रहा है दैट इज इथिक्स, फिर आपको एक शब्द दिख रहा है, क्या नाम है, एटीट्यूड, दूसरा एप्टीट्यूड, तीसरा इमोशनल इंटेलिजेंस, फिर आप देखिए वैल्यूज की बात हो रही है, फिर प्रोबिटी इन गवर्नेंस, और ऐसे करके। तो ये तो एक बार सिलेबस को जाके घर पे अच्छे से क्या करना है, देखना है कि इथिक्स का सिलेबस क्या है, कौन कौन से शब्द इसमें क्या हो रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और इन सारी चीजों के साथ में। ठीक है, अच्छा, जब आप एथिक्स पढ़ेंगे तो किन किन सब्जेक्ट, जैसे इसका कोई आधार पता चल रहा है, किस विषय से ये रिलेट करता है? ठीक है, अब जैसे गुरु नानक है तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री से, है ना, लेकिन ठीक है, हिस्ट्री से आपको चीजें दिख सकती हैं तो हिस्ट्री मान सकते हैं, लेकिन मेजर मेजर आप देखें कि इसमें जो सब्जेक्ट है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, तो सब्जेक्ट्स के रूप में आप देखें तो कितने सब्जेक्ट्स का ये एक कॉम्बिनेशन दिखता है, इसी वजह से उसको कोई एक सब्जेक्ट के रूप में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, एक तो कुछ पोर्शन आपको मिलेंगे कहां से, सोशियोलॉजी से, खासकर पहला वाला जो टॉपिक है, जैसे उसमें देखिए फैमिली, सोसाइटी और रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल थिंकर्स, इन सब चीजों का जो प्रभाव है ना, सोशियोलॉजी से आपको चीजें मिलेंगी। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मिलेंगी। ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कहां से मिलेंगे आपको, पब्लिक एडमिन से। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको कहां से मिलेंगी, साइकोलॉजी से, जैसे एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सब जो चीजें, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे जो टॉपिक हैं वो कहां से मिलेंगे, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी से। ठीक है, कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिन, फिलोसफी से। ठीक है, तो थोड़ा 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 इन विषयों का भी इसेंस रहेगा। अब जैसे जो फिलॉसफी के टॉपिक हैं, जाहिर सी बात है उसका माइंडसेट कैसा होगा, जब उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो हमारा माइंडसेट कैसा होगा, फिलॉसफी के माइंडसेट से। खैर जब जब ऐसे टॉपिक आएंगे, हालांकि ऐसा एक ही या 2 ही टॉपिक है। सोशियोलॉजी वाला ठीक है, वो ज्यादा है, इसमें रोल भी ज्यादा है। कुछ टॉपिक आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मिलेंगे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इन एथिक्स या इस तरीके के जो टॉपिक हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक आपको कैसे मिलेंगे, साइकोलॉजी के। ठीक है, साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के। ठीक है, तो जब वो विषय आएंगे तो उस तरीके के अप्रोच या उस तरीके की चीजों को जरूरत पड़ेगी। और इसके 2 मतलब निकल रहे हैं। पहला कि पहली बात तो इसे किसी एक विषय से रिलेट नहीं किया सकता, और इसलिए कंटेंट किसी एक विषय में मिलेंगे भी नहीं। बात समझ में आया कि इसका कोई, जैसे इतिहास का एक बुक, तो एंशियंट का हमने बता दिया, या ज्योग्राफी में हमने बता दिया कि फिजिकल ज्योग्राफी का एक बुक हो सकता है, या फिर आप क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक बुक ले लीजिए, या ऐसे। ठीक है, तो इसका कोई बुक, हम एक बुक बता नहीं सकते, कई सारे सब्जेक्ट्स के साथ में ये क्या करता है, रिलेट करता है। बट ये है कि मेजर 4-5 सब्जेक्ट्स को
ठीक है, वो चीजें वहां पर आपको क्या होंगी, दिखेंगी। सोर्स क्या होगा पढ़ने का, स्रोत क्या होगा पढ़ने का, अगर सोर्स की बात करें क्या स्रोत होगा, तो पहला, सबसे पहला स्रोत होगा एथिक्स को पढ़ने का, दैट इज आपका सिलेबस। ठीक है, क्योंकि इसके टॉपिक को जब तक आप बार बार पढ़ेंगे नहीं तब तक आप उनके साथ में फैमिलियर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का सिलेबस या ज्योग्राफी का सिलेबस या पॉलिटी का सिलेबस आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, लेकिन क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड टॉपिक्स आप जानते हैं कुछ हद तक, या मैक्सिमम, या कुछ हद तक सुना होता है, तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसके लिए आपको सिलेबस एक दो दिन अच्छे से क्या करिए, देखिए उसमें। ठीक है, शब्दों का मीनिंग हो सकता है अभी नहीं पता हो, शब्दों का अर्थ नहीं पता हो, हालांकि इसमें कीवर्ड्स ही मेन है, शब्दों की सही तरीके से क्या करना, जानकारी होना। जैसे मैंने कहा इथिक्स के दो मतलब निकल रहे हैं, ठीक है, एक तो होता है नैतिकता, एक मतलब है नैतिक शास्त्र। तो नैतिकता और नैतिक शास्त्र क्या एक ही है, तो नैतिकता वहां पर दूसरे, ठीक है, तो मोरालिटी को भी क्या बोलते हैं, इथिक्स। तो शब्दों की खैर यहाँ पर कीवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए सिलेबस को देखेंगे। दूसरा जो आपको देखने का तरीका है वो होगा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, आप यूपीएससी का भी क्वेश्चन पेपर देख लीजिए और आप किसका देख लीजिए, पीसीएस। हालांकि मैं कोशिश करूंगा हर यूनिट से, जैसे यहां पर कितने यूनिट दिख रहे थे, यहां पर सिलेबस में कितने यूनिट दिख रहे थे, दैट इज 6 या 7, हाँ 8। हर यूनिट से मैं 8-10 क्वेश्चन आपको लिखा दूंगा, अदर देन जो पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो जिससे कि अगर आप उन क्वेश्चन का आंसर लिख के और चीजें कर लेंगे तो आपका उस यूनिट पर एक ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी। बाकी केस स्टडीज तो करते रहेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें बजेंगी। ठीक है, अगर कोई बुक के रूप में आपको कोई बुक पढ़ना हो तो कुछ आप लोगों ने देखा है, ठीक है, एक तो नोट्स रहेगा आपका, ठीक है, क्लास नोट्स जो चीजें रहेंगी कोशिश की जाएगी कि उतना। एक आप बुक लिख सकते हैं, ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, दैट इज लेक्सिकन की जो बुक है। ठीक है, लेक्सिकन। हाँ, क्रॉनिकल की जो लेक्सिकन, क्रॉनिकल लेक्सिकन की किताब आती है, हिंदी में भी आती है, क्या हुआ, हाँ लेकिन छोटी भी है। और मैं, ठीक है, हम लोग डिस्कशन करने में इतनी चीजें हो जाएंगी कि वो किताब भी आपके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोशिश, मतलब कोशिश ये रहेगी कि जरूरत ना पड़े। फिर भी एक रेफरेंस बुक अगर आप चाहते हैं, जैसे एक आदत होती है ना स्टूडेंट की, कई बार लोग पूछते हैं, तो एक रेफरेंस बुक के रूप में हम क्या करेंगे, वहां पर लेक्सिकन को आप देख सकते हैं जब भी अगर आपको किताब खरीदने का मन करेगा। हो सकता है इंस्टीट्यूट की तरफ से भी चीजें मिले, जैसे मैं पॉलिटी में कहता रहता हूं कि मत खरीदिए मत खरीदिए, लेकिन तीसरे दिन में दिख जाते हैं। ठीक है, कितना भी मना करिए लेकिन उसमें क्या होंगे, वो लक्ष्मीकांत। हाँ, ठीक है, तो उस तरीके की चीजें, तो अगर आप लेना चाहें तो ये किताब आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाकी इस किताब का कोई सेंस नहीं, बस दिक्कत यह है कि अगर फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से एथिक्स को देखा गया तो इसका अदर सेगमेंट छूट जाएगा, और अगर सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो अलग पॉइंट छूट जाएगा। तो जो सबसे ठीक ठाक किताब लग रही है दैट इज लेक्सिकन, वहां से आप चीजों को अगर पढ़ना चाहेंगे आप तब सीखें। तो इतनी सारी चीजें थी, इतनी सारी चीजें, एथिक्स एक विषय के रूप में हमें क्या करना था, डिस्कशन करना था। ठीक है, इस विषय का एक एसेंस समझ में आया। किस अप्रोच के साथ पढ़ना है, दो अप्रोच। पहला कि आपको विषय थ्योरी और एप्लीकेशन दोनों तरीके से देखना है। दूसरा, आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो बहुत ही न्यूट्रल। ठीक है, उसमें कोई कंडीशनिंग चीजें नहीं, जैसे जैसे आपको ऑप्शंस में चीजें दिखती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। और क्लास का जो मोड रखेंगे वो कैसा रखेंगे, 2 वे। ठीक है, आप लोग उसमें क्या करते रहेंगे, पार्टिसिपेशन, जो चीजें आएंगी और उसमें, तो 2 वे कम्युनिकेशन रखेंगे। एग्जाम्पल्स, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को लेने की कोशिश, और उसी तरीके से हम लोग अपना उसमें चीजें स्टार्ट करेंगे। ठीक है।